For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सोर्स ऑफ लॉ पढ़ना शुरू किया था और सोर्स ऑफ लॉ के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी। ये कोई एक्ट नहीं है, तो ये बेसिकली है क्या? ये है कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉ बनाते हैं, और वो इसीलिए लॉ बनाते हैं क्योंकि हमारे बीच में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग तरह का पर्सपेक्टिव है चीजों को समझने का, सबके अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स है। इनमें कहीं ना कहीं सिमिट्री होना चाहिए, वरना ह्यूमन सिविलाइजेशन साथ में नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी लॉ बनाने इसकी। जब हमने लॉ बनाना शुरू किया तो कहा गया कि इसमें सबसे पहले तो हमें जानना था कि लॉ है क्या, लॉ को कैसे डिफाइन करें। तो अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग तरह के सोच रखने वाले, अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव वाले लोग जो है वो जमा हुए, उन सबको हम जूरिस्ट कहते हैं। और उन लोगों ने अपना विचार दिया और उनके सारे के सारे शानदार विचारों को हमने कितने कैटेगरी में बांटा? मेनली 5 कैटेगरी में बांटा। और इनमें उन सबके हमने विचार सुने कि लॉ को उन्होंने कैसे डिफाइन किया। किसी ने कहा कि लॉ कमांड है, किसी ने कहा कस्टम है, किसी ने कहा धर्म है, तो किसी ने कहा कि ये जो है वो बेसिकली हमारे ऊपर जो है वो सैंक्शन देना था, पेनल्टी देना था, इसीलिए जो है वो इम्पोज किया गया। किसी ने कहा कि राज्य को चलाना था, इसीलिए किया गया। अलग अलग तरह से डिफाइन किया। इन लोगों के डेफिनेशन को हम लोगों ने कंक्लूड किया और देखा कि जहां भी कोई भी कहीं भी रहता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी का शासन रहता है, किसी का रूल रहता है। तो ऐसे में जब कोई रूल रहता है, कोई आपके ऊपर जो हुकूमत करता है, तो वो कुछ नियम बनाते हैं। अगर उस नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। अगर आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया और इसके कारण किसी दूसरे को कोई नुकसान हुआ है तो यू नीड टू पे द कंपनसेशन। आप उसको क्या पे करेंगे? कंपनसेशन जो है वो पे करेंगे। कहा गया कि लॉ जो हमारा है, जितने भी तरह के लॉ बने हुए, इनको इन्होंने 3 मेजर कैटेगरी में बांट दिया और कहा कि लॉ जो है वो मैंडेटरी नेचर के होते, जिसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको वो क्या करने पड़ेंगे? फुलफिल। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, कहा कि कोई इफवर्ट नहीं है, देना है तो देना है, मैंडेटरी प्रोविजन। एक लॉ को हम लोगों ने कहा कि ये आपका किस तरह से है? प्रोहिबिटिव, यानी कि ये आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप आर्म्स लेकर के नहीं घूमेंगे। ऐसे ही और भी चीजों को, या अगर आपने जो है वो लाइसेंस नहीं लिया हुआ है तो आप हैजार्डस सब्सटेंस को अपने पास नहीं रखेंगे, आप इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा हमारा जो है वो क्या कहलाता है? परमिसिव। इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ किया तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ना ये प्रोहिबिट करता है ना कंपल्सर है। लैंड खरीदना चाहे खरीदिए, जब खरीदिएगा तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ना शुरू किया कि लॉ के क्या क्या जो है वो क्या है? सोर्स है। और हम लोगों ने लॉ के सोर्स को 2 कैटेगरी में बांटा, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो प्रिंसिपल था, प्राइमरी जो कैटेगरी था, उसको जो है हमने पढ़ना शुरू किया तो उसको हमने बांटे फिर कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। और उन 4 कैटेगरी में पहला हमारा था कस्टम और कस्टमरी, दूसरा हमारा जुडिशियल डिसीजन एंड प्रेसिडेंट, तीसरा स्टैट्यूट और लेजिस्लेटिव, और चौथा हमारा पर्सनल लॉ। हम लोगों ने कस्टम को पढ़ना शुरू किया था और यहां हम लोगों ने इसको फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। और कस्टम को हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा? 2। एक हमारा कौन सा था? लीगल, और एक हमारा था विथ सैंक्शन और एक विदाउट सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन का मतलब कोई सजा वगैरह नहीं है उस तरह के लॉ को फॉलो नहीं करने पे, और विथ सैंक्शन का मतलब उसमें सजा होगी। उसको कितने कैटेगरी में बांटा? विथ सैंक्शन वाले को, उसको हमने फर्दर जो है वो बांटा 2 कैटेगरी में। कौन कौन सा? लीगल और कन्वेंशनल। लीगल को फिर हमने बांटा 2 कैटेगरी में, किसमें? लोकल और जनरल। जनरल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, और लोकल को 2 तरीके से बांटा, एक एरिया वाइज और एक पर्सन वाइज। इस तरह के कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होगा और इस एरिया में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। फिर हम लोग आए कन्वेंशनल पे, और इस कन्वेंशनल के बारे में हमने फिर कहा था कि ये जो हमारा कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल तब माना जाएगा जब उसमें जो है वो कंटिन्यूटी हो, उसमें जो है वो फिक्स पैटर्न हो, लोगों के बीच में वो ऑब्वियस हो, कहीं जो है वो उसमें जो किसी तरह का जो है वो एम्बिगुअस चीज ना हो, वो मोरल और इथिक्स के अगेंस्ट ना हो, कंटिन्यूटी में हो। अगर ये सारे चीज हैं तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल जो है वो बोलेंगे। चलिए, फिर यहां तक का सफर हमने तय कर लिया। अब हम आते हैं किस पे? जुडिशियल डिसीजन एंड प्रेसिडेंट पे। तो चलिए, यहां तक का सफर तय कर लिया था। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द?
क्लियर है बात, समझ में आ रही किस डायरेक्शन में बढ़ रहे? क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें जो है वो ज्यादा थ्योरी इन नेचर है, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से, आप भी ध्यान से उतना ही मेहनत आप करेंगे जितना मैं लगा हुआ हूं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है, बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। लेकिन अगर इसमें जो है वो बस ऐसे ही बोल दिया जाए तो फिर आपको याद रखने में दिक्कत होगी। तो आप भी अगर उतना ही ध्यान रखेंगे तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें बस एक चीज को छोड़ दें कि किस महान आत्मा ने, किस बाबा जी ने क्या प्रवचन दिए, उसको बस छोड़ दे तो सारी बात हमें याद है। नहीं याद है? बस यही एक बात कि इस बाबा जी ने ये लाइन बोला था, लॉ इज कमांड, कमांड दे के कहां गायब हो गया? अब वो किसने ये कमांड दिया नहीं पता। एक ने बोला कि लॉ इज धर्मा, तो धर्म युद्ध करने खुद कहां चले गए। तो बस उसको छोड़ दे तो बाकी चीजें हमें क्या है, ध्यान भी है और याद। और ये नहीं कि वो हमारा समझा हुआ नहीं है, लेकिन वो चीज याद रखना पड़ता है, तो इसीलिए उसको छोड़ के हम सारी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम किस पे जा रहे हैं? जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, पुराने फैसलों के बेसिस पे वैसे फैसले, जो फैसले कहीं ना कहीं जो है वो लैंडमार्क डिसीजन हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। वैसा चीज जो लॉ का पार्ट बन जाए, जो आने वाले बाकी जो है वो केसेस में, आने वाले केसेस में जिसका हम क्या करें, इस्तेमाल करें, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया प्रेसिडेंट। तो कहा ओनली सच डिसीजन विच ले डाउन सम व्हाट न्यू रूल और प्रिंसिपल आर कॉल्ड व्हाट, जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब इसमें देखिए हमें क्या करना होगा। द रूल दैट अ कोर्ट डिसीजन बिकम अ प्रेसिडेंट टू बी फॉलोड इन सिमिलर केसेस। कहा कि अगर आपने कोई फैसला सुनाया तो जितने भी वैसे केसेस होंगे उन केसेस में उसी चीज को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लॉ तो यही है कि हर से लोगों के लिए एक जैसा होगा। तो कहा कि अगर सेम सिचुएशन में, सेम सर्कमस्टांसेस में अगर आपने कोई फैसला सुनाया था, तो अगर अगला कोई केस आता है और वो सेम मुद्दे पे है और सेम फैक्ट्स हैं, तो उस केस में सेम ही डिसीजन आना चाहिए, डिसीजन अलग नहीं होना चाहिए। इसी बात को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस। तो अब इसको और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन कहा कि हमारे पास जो कोर्ट है वो कोर्ट, इसमें आगे बताऊंगा 3 तरह का डॉक्ट्राइन जो आपका रहता है। उसमें एक क्या है, स्टेयर डिसीसेस। वो कहता है सिमिलर सर्कमस्टांसेस सेम केस लॉ में व्हेन डिसीजन हैज बीन मेड then the another case shall be treated in same fashion, same manner, same decision। उसी को क्या बोलते हैं? अब उसको नाम दे दिया, लैटिन वर्ड दे दिया, स्टेयर डिसीसेस कहते हैं। और उसका मतलब ये, और डॉक्ट्राइन का मतलब कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन। तो बोला कि इस सिचुएशन में ऐसा हुआ तो अगले में भी ऐसा होगा। इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस कहते हैं। अब इसमें कहा गया कि अगर हाईकोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के हाईकोर्ट के ये सारे बात जितने भी आप सुन रहे हैं, इन सबको मैं एक जगह एक साथ लेकर के जो है वो चल रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी जितनी भी बात है। कहा गया कि कोर्ट का जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। याद है आपको, हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। तो कहा गया कि जो भी हमारे सबसे बड़े कोर्ट हैं, जिसका फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा, नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो उस केस में बहुत सारी बातें एक साथ बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो अगले 4-5 स्लाइड का चीज एक साथ है। कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो वो फैसला प्रेसिडेंट हो गया, क्योंकि वो सबको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको मानना पड़ेगा। सबको मानने का मतलब है कि वो फैसला हर स्टेट की जो है वो हाई कोर्ट मानेगी, हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस चीज को मानेगा, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह तो बहुत छोटा हो गया। कहने का मतलब है कि हमारा कंट्री फिर बटा हुआ है राज्यों में, स्टेट्स में, फिर बटा हुआ है किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट। फिर उसके बाद इधर राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट क्या हो गया, हाई कोर्ट। तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना है, और किसको मानना है, हाई कोर्ट को भी। कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा कहा कि अगर कोई चीज जो है वो हाई कोर्ट ने कहा, तो कहा कि अगर कोई चीज हाई कोर्ट ने कहा तो उस राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो बात क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, इतना तो पता होगा, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के स्टेट बनता है,
तो वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो दूसरा हाई कोर्ट भी मानेगा, ये उसका मानना है। इसी को आगे यूज करूंगा, परसिसिव वगैरह वो वर्ड सब आएगा। पहले बात समझिए, फिर वो वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे कि इस चीज को क्या बोलते हैं, कि चाहे तो माने चाहे वो ना माने, किसकी मर्जी। लेकिन फैसला किसने सुनाया, हाईकोर्ट ने सुनाया, तो दूसरा हाईकोर्ट उसको माने या ना माने ये उसकी मर्जी। लेकिन अगर कोई फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया तो उस राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फैसला इस जो है वो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया, तो जरूरी नहीं है कि हरियाणा के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो सारे के सारे उस फैसले को माने ही। हाँ, लेकिन जब केस फाइल होगा तो हम उसे जब पुट करेंगे तो हमारा वेटेज जरूर बढ़ेगा, डिसीजन जरूर हमारे फेवर में होगा, लेकिन कंपलसरी उनके ऊपर नहीं कि उसे क्या करना पड़ेगा, वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। लॉ में कन्वर्ट होने का मतलब समझते हैं, कोर्ट भी तो लॉ से चलता है ना, या एवी कोई फैसला सुना देगा, लॉ से चलता है। तो ऐसे केस में जो है अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो हाई कोर्ट के लिए वो लॉ बन गया। हम सोर्स ऑफ लॉ ही तो पढ़ रहे हैं, जजमेंट से जो निकल करके आएगा। हाई कोर्ट ने अगर बोल दिया तो उस राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो क्या बन गया, लॉ बन गया, सोर्स ऑफ लॉ हो गया उनके लिए। और सोर्स ऑफ लॉ के बेसिस पे जजमेंट सुनाया जाता है। और लॉ का पर्पस ही है कि लॉ में कोई ऊंच नीच हो, गड़बड़ घोटाला हो तो लेजिस्लेचर में नहीं, कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। यही तो हमने पढ़ा था जो हमने लॉ को कंक्लूड किया था। तो बोला कि अगर एक हाईकोर्ट ने बोला तो दूसरे हाईकोर्ट ने बोला कंपलसरी नहीं है, एक हाईकोर्ट ने बोला तो दूसरे जो है वो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एक हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला सुनाया तो क्या दूसरे के ऊपर यह कंपलसरी है, बोला यस। जिस हाईकोर्ट में सुनाया गया उसी हाईकोर्ट में दोबारा वो चीज आया, पॉसिबल है। बहुत सारे जज होते हैं, बेंच का मतलब है जज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंच। ये नहीं कैसे वो आपके जैसे बेंच पे बैठेंगे तो ही होगा, वो तो यहां बैठे रहते हैं और ऑर्डर करते हैं। तो यहां बेंच का मतलब बस ये होता है। अब देखिए ना, सब कॉन्सेप्ट स्कूल से ही आया हुआ है जो बेंच वाला कॉन्सेप्ट है। तो कहा कि बेंच का मतलब कितने जज है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा बेंच कहलाता है। तो अगर जो है वो एक जज है जो फैसला सुना रहे तो कहलाता है सिंगल बेंच। और सिंगल बेंच जो होता है उसी को हम लोग कह देते हैं ये सबसे क्या होता है आपका, तो भाई कम से कम एक आदमी तो जो है वो होगा ही होगा। जो दो या दो से दो जज अगर होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हो सकता है दोनों का मत क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। और अगर तीन या तीन से ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फुल बेंच बोलेंगे। तो तीन को या तीन से ज्यादा को क्या बोला। अब सुनिए, अगर जो है वो स्मॉलेस्ट बेंच ने फैसला सुनाया, लेकिन हो सकता है यानी सिंगल बेंच ने, अब अगर कोई फैसला जो है वो डिवीजन बेंच में गया, पॉसिबल, वो जरूरी है कि सिंगल बेंच वाले को माने ही नहीं। लेकिन अगर सिंगल बेंच फैसला सुना रहा है तो उसको पुराने बेंच का फैसला क्या करना पड़ेगा, उस हाई कोर्ट को, कंपलसरी है। लेकिन सिंगल बेंच ने कोई फैसला सुनाया तो उनके ऊपर कंपल्सन नहीं है डबल बेंच पे कि उसको क्या करेंगे, मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन अगर डबल बेंच ने फैसला सुनाया तो उस फैसले को सिंगल बेंच को मानना ही पड़ेगा। या हमारा जो है वो फुल बेंच ने फैसला सुनाया तो उस हाई कोर्ट के जितने बेंच होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन फुल बेंच ने सुनाया और फिर फुल बेंच बैठी हुई तो कंसीडर करेगी, लेकिन उसको जो है वो लॉ की तरह ट्रीट करना नहीं करना किसके ऊपर है, उस बेंच के ऊपर है। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फैसला जो है वो सिंगल बेंच ने सुनाया, फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो डबल बेंच ने फैसला सुनाया उसी तरह के मुद्दे में और अलग फैसला सुना दिया, अब कौन सा बन गया, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा फैसला माने, जो डबल बेंच ने बोला वो उनके लिए लॉ बन गया। कहा कि ये तो समझ में आ गया क्योंकि बेंच ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया या एक डबल बेंच ने सुनाया, फिर दूसरे डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया वो अलग है, तो क्योंकि डबल बेंच का फैसला माने जरूरी तो नहीं है। तो कहा गया कि जो फैसला लेटेस्ट हुआ है, बाद में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो फैसला क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लॉ, यानी वो उसके लिए लॉ हो गया। लॉ का मतलब है कि उसे उस बेसिस पे डिसीजन देना, इसलिए बोले सोर्स ऑफ लॉ ये हो गया। उस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा उन्हें, उस बेसिस पे उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर है ये बात।
देखिए ये सारे चीज को मैंने इसलिए एक जगह किया कि अलग अलग स्लाइड पे ले जाता, आप थोड़ा कंफ्यूज करके करते। उसी चीज को मैंने यहां बोला, जिसको क्या किया हुआ है, एक एक करके लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, हाई कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जुडिशरी, देयरफॉर डिसीजन ऑफ वन हायर कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन, बट क्या लिखा हुआ ये देखिए, हैज व्हाट, यही तो आपको बोला था कि वर्ड ही बस आपको डालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं परसुएसिव वैल्यू, आपके चीजों पे विचार करना, तो हम उस चीज को परसुएसिव वैल्यू बोलते हैं। चाहे तो माने, चाहे आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ कहा, आपकी मर्जी है माने या ना माने। मैंने बोला कुछ पढ़ के या कुछ करके लाने के लिए, चॉइस रखिएगा, रखिएगा तो फिर मुक्केबाजी होगी, अगले दिन आएंगे तो पूछा जाएगा, राज के सम्मान होगा, पूरा जो है वो राज्याभिषेक किया जाएगा। तो कहा गया कि ऐसे ही जो है वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए दो दो टीचर ने कोई बात कह दी, तो अब तो और मानना पड़ेगा, दो दो से मुक्के पड़ेंगे। कहने का मतलब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर डबल बेंच ने बोला है, इसका मतलब दो लोगों ने डिसीजन लिया है, तो और भी ज्यादा क्या होगा, वो इफेक्टिव चीज होगा। क्लियर है? यही चीज क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा तो क्या करना पड़ेगा हर केस में, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। ये बड़ा अच्छा सा चीज है, लेकिन हाई कोर्ट अपने डिसीजन में क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं। यानी अगर जो है वो डबल बेंच ने कोई फैसला सुनाया तो सिंगल बेंच को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट मस्ट बी फॉलोड बाय कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू देम, जो उनसे छोटे कोर्ट है उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यही वजह होता है कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते हैं। तीन लोगों के जो है वो कहते हैं, खंडपीठ कहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहिए, उन लोगों ने फैसला सुनाया, कहा गया कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो उनको दोबारा क्या बोल सकते हैं, रिव्यू पिटीशन का मतलब है पुनर्विचार। अपने ही लिए गए फैसले को, क्योंकि आपके फैसले को आपसे बड़ी कोई कोर्ट तो है नहीं कि हम चैलेंज कर सकते हैं, तो आपने जो कहा था एक बार जरा इस फैक्ट के अकॉर्डिंग और इस लीगल पॉइंट के अकॉर्डिंग दोबारा सोचेंगे प्लीज, क्योंकि ये पॉइंट एक है जो कि उस समय शायद कंसीडर नहीं हुआ था, ये एक एक्स्ट्रा फाइंडिंग है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके चीजों पे दोबारा विचार कर सकते और अपने फैसले को बदल सकते। ये पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों ये पावर दिया गया, मजबूरी, क्योंकि उससे बड़ा कोई कोर्ट अब नहीं है। तो एक बार कहीं गलती हो जाए तो उनके पास भी तो रास्ता होना चाहिए अपने चीजों को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। और बाकी तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गड़बड़ हुआ तो बैठा हुआ है ना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से गड़बड़ हुआ तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कहीं किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिस हुआ तो एक बार रिव्यू पिटीशन जैसा चीज क्या होना चाहिए, होना चाहिए। यानी उसी कोर्ट में जब आप सुनवाई के लिए जाते हैं और उनके खिलाफ ऊपर अपील नहीं करते, बल्कि उनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फैसला आपने सुना है उस पर क्या करें, इसी एंगल से दोबारा कंसीडर करें, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको रिव्यू पिटीशन बोल देते हैं। कहा कि काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या हुआ, सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला कह दीजिए कि वैसा लैंडमार्क केस जिसके बेसिस पे क्या तैयार हुआ है, लॉ तैयार हुआ है, जो अपने आप में क्या बन गया, ये फैसला नहीं है बल्कि ये क्या बन गया, कानून बन गया, एक लॉ बन गया। उसको चार कैटेगरी में बांटा गया और ये चारों कैटेगरी उसी चीज से समझ में आ जाएगा जितनी बात मैंने आपको बोली है। डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि ये आपका नया केस है और ये नए रूल को क्या करता है, यानी कि इससे पहले ये चीज नहीं था, ये पहली बार होकर क्या है, तो इसको डिक्लेरेटरी और क्या बोलते हैं, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट कर रहा और उस जजमेंट के दौरान ही बोल दे कि अगर ऐसा हुआ तो इस केस में इन चीजों को कंसीडर करेंगे। उससे पहले कहीं ये बात ही नहीं थी। आज के बाद वो क्या हो गया, एक लॉ बन गया और उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिक्लेरेटरी। आज ये चीज जो है वो डिक्लेयर किया गया, बाकी कोर्टों के लिए क्या बन गया, लॉ बन गया। अगली बार जब ऐसा कोई मुद्दा है तो अभी तक जितने कानून पता थे वो तो इस्तेमाल करना, अब ये वाला भी एक कानून हो गया, इसको भी लिख लेना। परसुएसिव प्रेसिडेंट, याद कीजिए अभी अभी मैंने आपको बोला था, क्या हुआ परसुएसिव, हमारे ऊपर वो बाइंडिंग, हमारे ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे कुलीग नहीं किया था तो उस केस को हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को मानना चाहिए। जैसे डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इज ओनली व्हाट अनदर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ही तो है, उसी लेवल के जो है वो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो हमें भी उसकी कद्र करनी चाहिए। करना कंपलसरी रहता तो अलग बात थी, कंपलसरी है, क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको परसुएसिव बोलते हैं। अब देखिए क्या है, एब्सोल्युटली अथॉरिटी प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, आपको इस चीज को जो है वो मानना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई इफ बट शामिल नहीं है। एवरी कोर्ट इन इंडिया इज एब्सोल्युटली बाउंड बाय डिसीजन ऑफ व्हाट,
सुपीरियर टू होम, उससे जो सुपीरियर कोर्ट होगा। अगर हाई कोर्ट ने सुनाया है तो सारे, तो ये हो गया एब्सोल्यूटरी और अथॉरिटी प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सारे के सारे हाई कोर्ट और सारे के लिए हो गया। लेकिन अब कहते हैं कंडीशनली अथॉरिटी प्रेसिडेंट। रुकिए जरा, रुकिए जरा, पढ़ना नहीं है, आंख मेरे तरफ, इस तरफ नहीं। मानवी एकदम ऐसे करके कर रहे कि देखिए एकदम इसी तरफ है, हम तो नीचे देख भी नहीं रहे हैं। अब जरा बताइए कि क्या मतलब था उसका, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर हमने कह दिया एब्सोल्यूट, फिर नीचे ने एब्सोल्यूटली अथॉरिटी, तो मानना ही मानना है। लेकिन हम जो है वो फोर्थ टाइप में है, और फोर्थ टाइप हमारा जो है वो यही तो है, कंडीशनली अथॉरिटिव। ये क्या था? एब्सोल्युटली अथॉरिटिव। और अभी जो बात करें वो किसकी? कंडीशनली अथॉरिटिव। तो कंडीशनली अथॉरिटिव क्या हुआ? बहुत अच्छा, दोनों का हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और इस पे जो है वो लाइट डालें। तो दोनों बात बोली। एक तो आपने ठीक बोला, एक जजमेंट से जब दो बातें निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा? कंडीशनली अथॉरिटी। जो आपने एक तो बता दिया, इसमें दोनों बात क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, सिंगल बेंच ने सुनाया, सिंगल बेंच फिर जजमेंट पे है, तो चाहे तो माने चाहे, लेकिन जितने भी जो हैं वो आपके जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, उनके ऊपर कोई चॉइस है? उनको मानना ही पड़ेगा। तो उनके लिए ये क्या हो गया? एब्सोल्युटली अथॉरिटिव हो गया। और उसी कोर्ट के जो दूसरे जज हैं, जो सिंगल बेंच जज हैं, जो सिंगल बेंच के फैसले के जो है बेसिस पे सुना रहे, वो उनके ऊपर है, परसुएसिव भी हो गया। और क्या हो गया? उसी को हम बोल देते हैं कंडीशनली अथॉरिटिव। एक के ऊपर परसुएसिव नेचर और एक के ऊपर एब्सोल्युटली क्या है? अथॉरिटिव। उसी को हम क्या बोल देते हैं? कंडीशनली। चलिए, ये आपके जो है वो क्या हो गए? चार तरह के। द डिसीजन ऑफ सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट इज एब्सोल्युटली अथॉरिटिव टू किसके लिए? सबऑर्डिनेट जुडिशियरी, यानी किसके ऊपर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट इट इज ओनली कंडीशनली अथॉरिटिव किसके लिए? जो आपका जो है वो डिवीजन बेंच ऑफ क्या होगा? सेम दे रहा है या क्या है? आपका डिवीजन बेंच है। एक सिंगल बेंच ने सुनाया था और फैसला कौन सुनाने जा रहे हैं? चाहे तो उसको कंसीडर करे, चाहे तो कंडीशन ना करे। आइए, अब जो हमने पढ़ा था वो था स्टेयर डिसीसिस। यहां पे हम आपको तीन जो है वो बेसिकली जो है वो बताएंगे, जो आपके मैक्सिम है, जिसमें से हमने कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि स्टेयर डिसीसिस, तो याद कीजिए क्या वर्ड यूज किया था? सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस, व्हेन द डिसीजन हैज बीन टेकन। जो कोर्ट है, अगली कोर्ट, उनको वैसा ही डिसीजन क्या करना है? लेना है। तो ये क्या कहलाया? स्टेयर डिसीसिव। तो कह रहे केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक। लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक। एक जैसा केस, एक जैसे तरीके से उसमें क्या आना चाहिए? फैसला आना चाहिए। तो स्टेयर डिसीसिव मीन्स एडेयर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर ऑलरेडी, जो उस तरह के सर्कमस्टांसेस में बना हुआ है कि ये फैसला आया था, फिर आप नया सुनाएंगे तो वो अनस्टेबल हुआ या नहीं हुआ। तो कहा गया कि लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक, यानी कि एक जैसे केस का फैसला क्या होना चाहिए? एक जैसा जो है वो आना चाहिए। रेशियो डिसेंडी। ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सेंस क्या कहता है, पढ़ लिए?
हाँ जी, सोनल मान सिंह। अरे फिर नहीं आए हैं दोनों होनहार। खूब घूम रहे हैं ये लोग, है ना? कह रहे नहीं पता। आज तो एग्जाम नहीं है कोई? अच्छा, कहीं ये लोग स्टडी लीव में है? नहीं, स्टडी लीव भी तो होता है। देखना भी तो है किस जगह कुंजी में कहाँ कहाँ क्या है। चलिए बताइए, निभा क्या कह रहा है ये? निभी या निभा, ठीक बोला ना? अच्छा हाँ, याद। आपका तो वैसे ही करके याद भी रखा था, निभिया, निभी, हाँ। क्या कह रहा है ये? दो दो नोट्स बटोर के ले गए थे अमन भाई साहब मुझसे, अपने लिए भी और आपके लिए भी, अल्लाह है एक है। वेरी गुड। बगल में जो बैठे इनका नाम क्या है? ठीक बगल में, याद है? चलिए आप ही बताइए क्या है ये मामला। विपुल, बहुत बढ़िया से मुस्कुराए, जैसे मैंने नाम बोला। हैरी पॉटर वाला चश्मा है और उसके साथ साथ मस्त सा हैरी पॉटर वाला मुस्कान दिए, और उनका साथ देने के लिए अब मंच पे आ रहे हैं कश्मीरी गेट। हाँ जी बताइए। प्राची बताइए, बड़े दिन बाद दिखे हैं। बोलेंगे सर इससे अच्छा तो गायब ही ठीक थे। दिखे हैं तो दिखते ही तो हमला ही हो गया। कसक, सब मुस्कुरा रहे हैं। अंकिता बहुत गौर से पढ़ रहे हैं, लगातार नीचे देख रहे हैं कि ना देखेंगे ना क्या होगा। कबूतर ऐसा ही सोचता है, बिल्ली को देख करके अपना आंख बंद कर लेता है कबूतर। पता है ना कबूतर क्यों जल्दी शिकार हो जाए, जबकि वो उड़ सकता है। कबूतर में क्या है कि जब उसके सामने बिल्ली या कुछ ऐसा चीज आता है, तो कबूतर इतना बुद्धू है, सोचता है कि अगर मैंने अपनी आंख बंद कर ली तो मुझे तो दिख ही नहीं रहा है बिल्ली, तो बिल्ली मुझे दिखेगी नहीं तो मुझे शिकार कैसे करेगी। समझ रहे हैं? तो इस मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? आप भले नीचे देखते रहे, मेरी निगाहें। बताइए। शाहीन बाग किनको आता है अब ये बताइए, पहले हवा हाथ उठाइए ऐसे। एक, दो, इधर तीन चार एक साथ हैं, इधर दो तीन हैं। चलिए तो पहले मिश्रा जी से ही आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कोई नहीं, सोचिए, ठीक जा रहे हैं। इधर और कौन कौन थे? इधर और कौन बचे? आपने हाथ उठाया है? मानवी, सचिन, और इधर कौन है इस तरफ के इलाके में? बस। हाँ जी प्रेरणा, कुछ आ रहा है दिमाग में? बताइए। उन्नति, सॉरी, तमन्ना। आप दोनों के नाम में थोड़ा सा आता है दिक्कत। प्रोनाउंस से वही रेशियो डिसेंडी है, लेकिन इसको और कुछ बताइए। अब उन्नति,
ठीक कह रहे हैं, थोड़ा और इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि और भी बातें हैं, तब ये और क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें और कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट रहा है, बताइए सचिन। हाँ, लेकिन जो आप बोल रहे थे शुरू में वो ठीक बोल रहे थे। सेम केस अगर रहता है तो सेम केस में सेम डिसीजन इज कॉल्ड स्टेयर डिसीसिस। सेम केसेस शैल बी डिसाइडेड इन सिमिलर मैनर, लाइक केसेस शैल बी डिसाइडेड इन लाइक मैनर, ये तो हमें पता है। लेकिन रेशियो डिसेंडी क्या कहता है कि कोई भी अगर केस होता है तो उस केस में बड़ी सारी बातें होती हैं। मैं ही जो आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं बोलता हूं देखिए ये सब फिलर है काट दीजिए, नहीं बोलता, उसमें बस ये बात है। अगर आपको ये लिखना आता है तो काम खत्म है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, ये वर्ड ध्यान रखना है, हाँ या ना। आप देखते, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस पूरे के पूरे चीज में सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन ही क्या है, हमारे काम का है, बाकियों को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। दैट मेन पार्ट इज नोन एज रेशियो डिसेंडी। जैसे एक केस मान लीजिए आया, ध्यान से सुनिएगा, ये केस जो है वो हो सकता है मर्डर का ही है। मर्डर का जो ये केस है, इसमें यहां तक की बात जो है कि उसने उससे पैसे लिए थे, उसने उसको पैसे नहीं दिए, ये उसका भाई था, वो उसका चाचा था, वो जो है वो उसका एंटीसेप्टिक था, तो वो उसके एंटीसेप्टिक को वो भी पसंद करता था, इसी पे दोनों में, यहां तक की सारी बातें क्या थी, फिलर है। मेन मसला ये है कि अब मारा जो गया वो किस तरीके से मारा गया, तो कहा गया कि जब भी किसी को इस तरह से मर्डर किया जाएगा तो उसे हम हीनियस क्राइम के कैटेगरी में रखेंगे। तो इराद, चाहे वजह कुछ भी हो, वजह क्या था, शायद उसने उसे एब्यूसिव वर्ड बोल दिया था, या शायद सबके सामने बेइज्जती खराब कर दी, या सबके सामने बोल दिया कि तू तो किसी लायक का नहीं, जा मैंने तुझे डैश किया, वो डिच कर देते हैं, तो कर दिया। चाहे इस बात के लिए हो, चाहे क्या किस बात के लिए हो, चाहे इस बात के लिए हो कि उससे कोई सामान मांगा गया और उसने वो सामान नहीं दी, चाहे मामला प्रॉपर्टी का हो, लेकिन काम जो किया गया वो क्या है, टुकड़े टुकड़े करके मार के फेंक दिया गया। अब देखिए बाकी सारे चीज क्या हो गए, बाकी सारे चीज फिलर हो गए। वेयर इज रेशियो डिसेंडी, कहा गया द पर्सन हैज डन मर्डर एंड मेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज रेशियो डिसेंडी। और अगर कोई किसी को इस तरह से मारेगा तो उस केस में यह सजा मिलेगी। तो ये पार्ट क्या कहलाया, दिस इज कॉल्ड रेशियो डिसेंडी। अब चाहे सेम केस नहीं रहे, लेकिन किसी भी तरह के और चीज में अगर यही रेशियो डिसेंडी आता है, यानी कि एक केस में वजह क्या है, तो एक फूल दो माली, एक में वजह यह था, दूसरे में वजह है प्रॉपर्टी, तीसरे में वजह जो है वो क्या है, कुछ और है, लेकिन अंजाम यही दिया गया। तो कहा गया उन सारे केसेस में इसको हम क्या मानेंगे, हीनियस क्राइम मानेंगे। क्लियर है ये बात। और ये जो मैंने पहले आपको बोला था स्टेयर डिसीसेस, इसका मतलब है सेम केसेस का क्या होना चाहिए। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि भले जो है वो हाई कोर्ट फैसला सुनाया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला सुनाना है, मामला अलग है। क्या मामला है, तो एक जो है वो बच्चे ने अपने पापा को ऐसे ऐसे करके मार दिया, सेम तरीके से टुकड़े टुकड़े काटा, लेकिन दूसरा केस कुछ और था, उसमें भी उसने बॉडी के पार्ट पार्ट करके मर्डर किया था, लेकिन वहां पे फिर मैंने बोला एक फूल दो माली वाली बात थी। तो कहा गया कि इसका ये जो रेशियो डिसेंडी है, इस रेशियो डिसेंडी को हाई कोर्ट ने जो पिक किया था उसको कौन मानेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट मानेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेशियो डिसेंडी। तो रेशियो डिसेंडी का मतलब है कि एग्जैक्टली दैट इज नॉट द केस, बट उसमें जो मैटर है वो मैटर अनेकों केस में क्या होगा, इस्तेमाल होगा, और वो हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी हो सकता है। क्लियर है, हाँ या ना। तो रेशियो डिसेंडी बेसिकली किसी भी केस में आया हुआ मेन प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे फैसला क्या किया गया है, सुनाया गया है। ये है, ये नहीं कि वो उसका भाई था, वो उसका चाचा था, वो उसका मामा था, इसका नहीं। मेन क्या था, जो भी रिलेशन उनके बीच में थे, अंतिम में मारने का जो काम किया है और वो जो अंजाम दिया है वो टुकड़े टुकड़े करके किया। ये हुआ क्या, रेशियो डिसेंडी। और इसमें बताया कि ये हीनियस क्राइम है, सजाए मौत मिलेगी। दूसरे किसी केस में किसी ने टुकड़े टुकड़े किए,
सेम स्टोरी लाइन नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि पहले लिव इन में रहते थे तो मार दिया, प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, पॉसिबल। रेशियो डिसेंडी सेम है। क्या है रेशियो डिसेंडी? मारा कैसे? टुकड़े टुकड़े करके। तो अगर हाईकोर्ट ने कभी भी रेशियो डिसेंडी लिया था क्या, कि अगर कोई टुकड़े टुकड़े करे तो उसको हीनियस क्राइम मानेंगे, रेयरेस्ट टू क्या मानेंगे? रेयर मानेंगे। रेयरेस्ट टू रेयर में ही हम जो है वो क्या देते हैं? कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? और सेम का मतलब क्या हो गया? एक कोई केस आया कि उसमें जो है वो लिव इन में रहते थे, बाद में उसको ठगा, ये करके बाद में मार दिया। तो ये पूरा जब मिला तो ये हुआ क्या? सिमिलर। इसको बोलते हैं स्टेयर डिसीजेस। सेम मामले सेम तरह से क्या होने चाहिए? डिसाइड होने चाहिए। क्लियर है? एक है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा चलिए फिर आपको दिया समझने के लिए। देखिए कितना किडनी आपका काम करता है, डायलिसिस प्रॉपर हो रहा है या नहीं। और थोड़ा दम लगाइए। सीएस मुझे नहीं बनना है, मैं तो बना हुआ हूं, बनना आपको है। लिखा हुआ चीज मैं चैलेंज कर रहा हूं कि लिखा हुआ चीज को समझ के दिखाइए, तब आपको जो है दिक्कत। पढ़ के देखिए। और कल के डेट में जब आप सीएस बनिएगा तो याद रखिए ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस आपके सामने आएंगे। कोई आपके हाथ से बेयर एक्ट नहीं छीन लेगा, लेकिन उसको क्या करना आना चाहिए? आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। उसको कैसे समझेंगे, क्या कह रहा है ये देखिए। इसको पढ़ लिया? सबसे पहले कोई चीज जब आपको दिया जाए, दिमाग को ना ब्लॉक करेंगे ना ब्लैंक करेंगे। ये नहीं कि ये क्या हो गया, अब सर क्या बोलेंगे। साइकोलॉजिस्ट हूं, वैसे ही सब पता है मुझे। आपको बस एक ही काम करना है कि उस समय सिर्फ इतना ही पढ़ के देखते हैं कहां क्या है। हमेशा कोशिश कीजिए दो सेंटेंसेस जब आपस में कनेक्ट हो रहा हो तो वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो। पहले अलग अलग, जैसे थिंग्स सेड बाय द वे, अच्छा ये लिटरल मीनिंग हुआ, अच्छा ऑबिटर डिक्टा का। अब फिर आगे पढ़िए उसी चीज को ध्यान में रख करके कि इसका मतलब है कि थिंग्स सेड बाय द वे। अब उसको कैसे अगले सेंटेंस में कोरिलेट कर रहा है और देखिए मैंने बहुत सारे जगह बोल्ड किया भी हुआ है। ओके गुड। अब देखिए एग्जाम्पल और केस में कितना दम होता है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि एग्जाम्पल से समझाने का, हालांकि वो एग्जाम्पल मैंने पहले आपके लिए यूज किया है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब हुआ सेड बाय द वे, यानी कि जब मैं आपको दो एग्जाम्पल लेता हूं, एक जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, आज ही मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, सोर्स ऑफ लॉ शुरू किया पढ़ाना, पहले भी 2 घंटे आपने क्लास कर ली। जब आपने जो है वो सोर्स ऑफ लॉ पढ़ा था तो याद कीजिए सोर्स ऑफ लॉ के पीछे कितना कहानी मैंने बताया। दासत्व, दास प्रथा, बहुत सारी चीज नहीं बोला, और भी कहानी बनाई कि सोर्स ऑफ लॉ आया कैसे, ह्यूमन सिविलाइजेशन दिस। कहीं भी आप जब अपना स्टडी मैट पलटाएंगे तो वो सब नहीं दिखेगा, दिखेगा ये जहां से हमने पढ़ना शुरू किया कि जो है वो अलग अलग जूरिस्ट ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है। लेकिन उससे पहले जो मैंने बात बोली दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा, सेड बाय द वे। किसी चीज के मेन बात को समझाने के लिए जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑबिटर डिक्टा। बात क्या समझानी है मुझे? तो मुझे बात समझाना था कि कोई भी कस्टम, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कस्टम हमारे जो है वो लॉ से बाहर नहीं जा सकते हैं और ना ही वो क्या हो सकते हैं, ना ही जो है वो आपके वो अनलॉफुल चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या दिखाया कि दास प्रथा जो था वो कस्टम तो था, क्योंकि कस्टम के उसमें सारे गुण थे, लोगों के बीच में ऑब्वियस था, वो एक दूसरे से इस बात के लिए क्या कर रहे थे? एग्री भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन हमने क्या देखा कि दैट इज नॉट एज पर द लॉ ऑफ लैंड। तो ये जो मैंने बीच में एग्जाम्पल दे दिया, वही एग्जाम्पल क्या हुआ? ऑबिटर डिक्टा कहलाया। अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने वो मूवी देखी थी वीर जारा? इसका मतलब ये होमवर्क नहीं है कि जिसने नहीं देखा सर वीर जारा देख के आएंगे, घर में शान से बोलेंगे कि आज का होमवर्क वीर जारा है। नहीं, उसमें जब जज फैसला सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इस बात के लिए शर्मसार है कि आपके जो है वो 14 या 22 या जो भी साल थे, कि वो 22 साल वो हम आपके नहीं लौटा सकते, वो आपके चले गए।
ये हमारे ऊपर एक कर्ज सर। अब ये सब जो लंबा लंबा लेख लिख रहे हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ जजमेंट। जजमेंट क्या है कि हम आपका नाम जो है वो क्या था, उसका नाम वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, हम आपको आपका नाम वीर प्रताप सिंह या जो भी था वो अब ये नहीं कि सर ने गलत पढ़ाया, वीर प्रताप की जगह कुछ और नाम था, तो वो वीर प्रताप सिंह से ही आपको लाने जाएंगे और यही आपका जो है वो नाम है और आपकी पहचान है कि आप इंडियन एयरफोर्स के जो है वो क्या थे, वो जो है आप उसमें काम करते थे, यानी कि आप इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर हैं। ये बात बोली और हम आपको जो है वो बाइज्जत यहां से बरी करते हैं। ये जो बोला कि आपके ये चीज हम नहीं लौटा सकते, अब कहा गया कि ये ऑबिटर डिक्टा हुआ। कोई भी दूसरा कोर्ट जो है कल के डेट में जब इसी चीज को क्या कर रहा होगा, कोई भी कोर्ट जो है जब इसी भी चीज को जो है वो देख रहा होगा, अगला जो है वो जब कोई भी जजमेंट आएगा, कोई अगला जजमेंट अगर आएगा तो कहा गया कि उस समय वो ये जरूर बोलेंगे कि ऐसे केस में इनको बाइज्जत बरी किया जाए, एक्यूटल दिया जाए। लेकिन वही वाला लाइन जो है वो रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। तो ऑबिटर डिक्टा यही हुआ कि कहने के दौरान जो हम बहुत सारी चीज करते हैं, जैसे आप देखिएगा शादी वगैरह में लड़की की विदाई हो रही है, अल्टीमेट चीज मम्मी पापा भैया दीदी गले मिल मिल के रोते हैं। कोई भी मैं एक्टिंग या कुछ भी कर रहा हूं तो कोई इससे ऑफेंसेड नहीं होंगे, सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रहा हूं। तो जो है वो मेन काम तो वही है कि सब दुखी है, रो रहे, लेकिन जो है वो उस बीच में देखिएगा कभी कभी आता है, बेटा अब कौन मेरे इन चीजों को ये करेगा, तो कौन ये करेगा, पापा बोल रहे कौन ये करेगा, बेटी भी बोल रही कि मम्मा कौन मुझे ऐसे कौन मुझे वैसे। ये सब ऑबिटर डिक्टा, ये सब क्या है, ऑबिटर डिक्टा। अब कल को कोई दूसरा विदाई हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वही सेंटेंस में मम्मा मेरे कपड़े कौन धोएगा, सुबह मुझे मार मार के कौन उठाएगा, मैं तो इतने देर तक सोती हूं कि जब तक मुझे मुक्के ना पड़े मैं उठूं ना, अब मैं उठूंगी। हो सकता है दूसरे का स्टेटमेंट कुछ और हो, लेकिन एक बात सबके चीज में है, विदाई के समय सब दुखी हैं और सब रो रहे हैं, दैट इज द जजमेंट। तो ये ऑबिटर डिक्टा फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। क्लियर है ये बात? इतने जो है वो एग्जाम्पल से आप कन्विंस है या और मुझे भौंकना है? कन्विंस है? चलिए, तो दिस इज कॉल्ड ऑडिटर डिक्टा। हमने बेसिकली पढ़ना क्या शुरू किया, सोर्स ऑफ लॉ। मैंने आपको यही बोला कि बीच बीच में हमें वापस पहुंचना है कि ऐसा ना हम बिल्डिंग में भटक जाएं। सोर्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं कि लॉ को बनाने के क्या क्या सोर्सेज हैं और उसको कितने कैटेगरी में बांटा, कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है वो हमने कितने पार्ट बनाए, सेकेंडरी को भी छुआ भी नहीं है, ठीक है। तो जो 4 बनाए उसमें से पहला क्या था, कस्टमरी। उस कस्टमरी के कितने पार्ट, कौन कौन सा, विदाउट सैंक्शन, ठीक है। जो विदाउट सैंक्शन था उसमें तो सेम पार्ट था, जो विथ सैंक्शन था उसके कितने पार्ट, कौन कौन सा, ठीक है। कन्वेंशन के फर्दर पार्ट नहीं थे लेकिन लीगल के कितने पार्ट, कौन कौन सा, ठीक है। जनरल के कोई पार्ट नहीं लेकिन लोकल के कौन कौन सा। तो ये पूरा का पूरा हो गया था एज पर कस्टम। फिर हमने पढ़ना शुरू किया जुडिशरी, वो पढ़ लिया। अब इसके बाद तीसरा हमारा क्या, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। अब ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी में जो दुनिया भर के प्रोविजन बने हुए हैं कि हम अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वल जो है वो जस्टिस, साथ ही साथ कहीं पे कोई जॉब क्रिएट हो रहा है तो मेल फीमेल में कोई क्या नहीं होना चाहिए, डिस्टिंग्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी केस में कास्ट, क्रीड के बेसिस पे जो है वो डिफरेंसेस। अब मान लीजिए कि मेल और फीमेल दोनों गए जॉब के लिए, लेकिन फीमेल को जॉब पहले नहीं मिलता था। अब जमाना उल्टा जरूर हो रहा है, लेकिन जब बना था उस समय उन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल रहा था, लोग उन्हें काम पे नहीं रख रहे थे। तो कौन सा एक्ट बनाना पड़ा, कौन सा एक्ट, ILL में पढ़ाया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। कहां से निकल के आया ना। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्टेट्यूट और लेजिस्लेचर ही तो है, वहां से ही निकल के आया। ये कहा गया कि जो भी फैक्ट्री में काम करेगा विथ डिग्निटी काम करेगा। कौन सा एक्ट बनाया, फैक्ट्रीज एक्ट। जो नए बैच के बच्चे हैं वहां आज इसी से हमला होगा हमारा। तो कह रहे हैं कि ये जितने भी तरह के चीज आपके हैं ये कहीं ना कहीं किससे निकल करके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो है वो स्टैट्यूट और किससे निकल करके आ रहे हैं, लेजिस्लेशन से निकल करके आ रहे हैं। कहा ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, और पर्सनल लॉ का क्या मतलब हुआ,
जो मैंने बोला पर्सनल लॉ का मतलब ये नहीं कि मेरा अपना, इनका अपना और इनका तो अपना रहेगा, नहीं। पर्सनल लॉ का मतलब एक कम्युनिटी, जैसे हिंदू के बीच में जो शादी होती है एक अलग रीति रिवाज से होती है, मुस्लिम के बीच में अलग रीति रिवाज से, क्रिश्चियन में अलग है, सिख में अलग है ना। तो ये सब जो है वो एक पर्सनल लॉ कहलाते हैं। तो हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आप देखते हैं इसी को लेकर के यूसीसी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा। कहा कि ये कहीं ना कहीं हमें क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कैसे लॉ बने। जैसे हमारे देश में जो हमारे मेन जो है वो वेद वगैरह हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, हिंदूज इंस्टेंट देयर पर्सनल लॉ वी फाउंड किसमें, श्रुति एंड वेदास में। मतलब हमारे जो नियम और लॉ बने हुए ग्रंथों से ही तो बना हुआ है कि हमें इस तरह का, जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप को इस तरह से ट्रीट करे। ये सब कहाँ पढ़ा था, वेद धर्म इन्हीं जगहों पे लिखा हुआ था। तो कहा वही मनुष्य स्मृति है आपका, यजुस्व का है, नारदा है, मतलब जो नारद मुनि ऋषि ये सब का बनाया हुआ सारा का सारा वेद पुराण वगैरह है। कहा कि उससे हमें कुछ मिला और उससे हमने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, और उस लॉ को लोगों के ऊपर क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। यही चीज अगर हम बात कर मुस्लिम की, तो उनका कौन सा ग्रंथ है, कुरान है। तो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे ही करके वर्ड लिखा हुआ है, कुरान ही उसको बोलते हैं, लेकिन लिखते इस तरह से। अब ये तो ज्यादा अच्छा ये बता सकते हैं क्या बेसिकली इसका है, मुझे नहीं पता है, लेकिन लॉ में लिखा जाता है इस तरह से, जबकि बोला जाता है कुरान ही बोलते हैं या कुरान बोलते हैं, क्यों आता है। लेकिन अब लॉ में जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने एज इट इज क्या कर दिया, लिख दिया है। तो कह रहे उसमें भी जो है वो अलग अलग, जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो अलग अलग वेद बने हुए, वैसे वहां पे ही जो है इनके जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो प्रोफेट मोहम्मद जो होते हैं, जो उनके धर्म गुरु वगैरह होते हैं, उनके दिए हुए बात वगैरह हैं, वो सब जो है वो हदीस में है, इजमास में है, इन जगहों पे दिए हुए हैं। और इनके बेसिस पे कियास, ये सब जो है, जैसे हम लोग श्रुति बोलते हैं, वेद बोलते हैं, रिंग वेद, आयुर्वेद ऐसे करके, वैसे ही इनके केस में भी ये सब उनके क्या है, धर्म ग्रंथ हैं। और इनसे जो निकला हुआ जो है वो क्या बना हुआ है, मोहम्मदन लॉ बना हुआ है। तो कहा कि पर्सनल लॉ का यही मतलब है। तो देखिए हमने जो अपने सोर्स ऑफ लॉ को दो कैटेगरी में बांटा। हमने पहला कैटेगरी कर लिया, कौन सा, अब हम किस पे हमला करेंगे, और सेकेंडरी कैटेगरी हमारा जो है वो सिर्फ दो चीजों को बतलाता है। कौन कौन से दो चीजों को, एक हमारा कहता है कि क्या हमारे लिए जस्टिस है, क्या इक्विटेबल चीज है, और हमारे गुड सेंस में क्या क्या आता है, हमारे लिए कौन कौन सा चीज अवेलेबल होना चाहिए। और एक नकल कि अंग्रेजों से सीख करके हमने क्या कर लिए, ढेर सारे लॉ बना दिए। तो अब क्या मतलब है इस गुड कंसेंसस और इक्विटी का, और वो कौन कौन से इंग्लिश लॉ है जिससे हमने बहुत सारे लॉ बनाए, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की आपके लिए मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।